नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्ट्री स्टडी पॉइंट चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो 12th क्लास की ज्योग्राफी है उसका आज जो चैप्टर है मानव विकास। इस चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट था दोस्तों वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिलेगी आपको, वो पढ़िए। तो पिछले हमने जो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का मानव विकास का, उसमें हमने पढ़ा था कि लास्ट जो टॉपिक था उसका कि मानव विकास जो मानव विकास है उसे कुछ हमने पिलर्स पढ़े थे, कुछ उसके स्तंभ पढ़े थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन से मौके जो चार थे, चार हमने स्तंभों के बारे में पढ़ा था कि मुख्य चार कौन से स्तंभ है मानव विकास के। लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे कि मानव विकास जो है, जो आज का हमारा चैप्टर है, उस मानव विकास को हम माप कैसे सकते हैं, उस मानव विकास का मापन हम कैसे करते हैं, कौन उसको मापन करता है और किस तरीके से उसको निकाला जाता है, जिसमें विभिन्न देशों की कोटि या उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। फिर पढ़ेंगे हम मानव विकास के कुछ उपागम हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था, स्तंभ पढ़े थे कि मानव विकास के स्तंभ क्या हैं। जैसे हमने पढ़ा था उसमें सतत पोषणीय विकास पढ़ा था, हमने उसमें सशक्तिकरण पढ़ा था। तो वो सारे जो चारों हमने क्या पढ़े थे वो स्तंभ थे, लेकिन ये उपागम है। कौन से हैं? उपागम। लेकिन दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 1980 के दशक में मानव भूगोल में कौन कौन से मुख्य उपागम थे, उस उपागम वो वाले अलग हैं लेकिन मानव विकास के उपागम अलग हैं। इस चीज को ध्यान रखना है कि इस चैप्टर से मानव विकास के उपागम वो अलग हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में जो 1980 के दशक में जो मानव भूगोल है उसमें कुछ उपागम आए, व्यवहारवादी, आमूलवादी, जो मैंने विचारधाराएं आपको बताई थी वो फर्स्ट चैप्टर से हैं। लेकिन अगर बात करें मानव विकास की तो वो उपागम अलग हैं और वो वाले उपागम अलग हैं। फिर पढ़ेंगे हम अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं कि जो मानव विकास है उसके अनुसार विभिन्न देशों की कोटि उसकी क्या है, क्या उनका नंबर है, किस उनका जो लेवल है विश्व में वो क्या है, उनका एचडीआई कितना है, मुख्य ऐसे कौन से देश हैं जो टॉप 10 में आते हैं एचडीआई में, मध्य में क्यों आते हैं, उनका क्रम हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं, किस तरीके से हम वो हम इसमें पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय तुलना में। लेकिन पहला पॉइंट है हमारा मानव विकास का मापन। जो मानव विकास है उसका हम मापन कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हम किस किस पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है वो हम पढ़ेंगे मानव विकास के मापन में। तो हम ये साफ कर देते हैं, पहले हमने पहला पॉइंट कवर करते हैं, उसके बाद देखेंगे दूसरा। तो जो मानव विकास है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, डॉक्टर महबूब उल हक के बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने किस तरीके से एक मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी देश के विकास के लिए या किसी भी देश का जो विकास है वो ना कि सिर्फ आर्थिक उसकी जो स्तर है उस पर हम निर्धारित कर सकते, बल्कि उसमें कुछ सामाजिक पहलुओं को भी शामिल करना चाहिए। कहा था ना किसने? डॉक्टर महबूब उल हक ने। मैंने फर्स्ट पार्ट में ये आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से उन्होंने मानव विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। और 1990 में जो यूएनडीपी है, यूएनओ में जो यूएनडीपी एक इंडेक्स निकालता है ना एचडीआई, तो उनके लिए जो प्रतिवेदन निकाला था एचडीआई का, तो वो उन्हीं के विचारों के आधार पर था। कहने का अर्थ ये हुआ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालने के लिए जो डॉक्टर महबूब उल हक ने कुछ सुझाव बताए थे, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, तो उसी को लेकर के एक एचडीआई तैयार किया गया था सबसे पहले यूएनओ के द्वारा, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसी इंडेक्स में हमने बताया था कि मानव विकास में ना ही हम सिर्फ आर्थिक आधार पर हम किसी भी देश का विकास निर्धारित कर सकते, बल्कि कुछ सामाजिक पहलुओं को भी हम उसमें शामिल करना चाहिए, ये डॉक्टर महबूब उल हक ने कहा था। तो हम इसी में पढ़ेंगे कि जो मानव विकास है हम उसका मापन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला इसमें बताया है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है संसाधनों तक पहुंच, ये तीन पहलू हैं जिसके आधार पर हम विकास का मापन कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि अमर्त्य सेन जी ने कहा था कि महबूब उल हक जी ने जो बताई है जो अवधारणा वो मैं उससे सहमत हूं, लेकिन उसमें एक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए जो उनके विकल्प हैं उनको प्राप्त करने के लिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो मानव विकास का जो मापन है हम उसको शिक्षा एवं
स्वास्थ्य एवं शिक्षा एवं संसाधनों तक पहुंच, इन तीन पहलुओं को लेके हम विकास का मापन कर सकते हैं। जैसा हम जानते हैं दोस्तों, कहते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था कि हम विकास का सिर्फ हम आर्थिक पहलुओं पर नहीं देखना चाहिए कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बड़ी है, उसकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो हम कह दें कि वो देश विकसित माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ उनमें कुछ और भी पहलू होते हैं, उन पहलुओं को शामिल करते हुए हम एचडीआई की जो एचडीआई बनाते हैं, जैसा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो उसमें हमको बताया है कि हम मानव विकास के मापन के लिए हम स्वास्थ्य को लेते हैं, उसमें शिक्षा को लेते हैं और संसाधनों तक पहुंच। ये तीनों पहलू हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है दोस्तों कि हम किस तरीके से मानव विकास का मापन करते हैं। स्वास्थ्य से अर्थ ये हुआ दोस्तों जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि उस देश के निवासी, उनका जो जीवन, जो लाइफ स्पान है वो कितना है, वो कितनी उम्र तक जीवित रहते हैं, या उसमें शिशु मृत्यु दर क्या है, उसमें जन्म दर क्या है, उसके अंतर्गत जो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कुछ पहलू आते हैं वो आते हैं स्वास्थ्य। ठीक है दोस्तों, जीवन प्रत्याशा मैंने लाइफ स्पान बताया आपको कि वहां की निवासी की अधिकतम उम्र कितनी पार करने के बाद वो मृत्यु हो जाती है उनकी, कितने कम उम्र में ही। तो इससे क्या पता चलेगा दोस्तों, इससे क्या पता चलेगा, अगर कोई व्यक्ति किसी देश में व्यक्ति जो एवरेज अगर उनकी जो एज निकाली जाए वो 55 वर्ष है जैसे, तो 55 वर्ष में ही उनकी हर की मृत्यु हो जाती है। और एक देश है जिसमें 60 साल है कि हर एवरेज सबकी 60 साल होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोनों जो देश हैं, एक में 55 साल वाला, दूसरे में 60 वाला, तो इसमें हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि एक का लाइफ स्पान अच्छा है, एक का कम है। तो मतलब वहां की जो स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो कहीं ना कहीं अत्यंत निम्न है, क्योंकि जब स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी तो लोग अधिक उम्र तक जी सकते हैं। तो इसी प्रकार जो विकास है, हम विकास को एक स्वास्थ्य का भी हम उसमें ऑप्शन रखते हैं और उस स्वास्थ्य में हम जीवन प्रत्याशा का आकलन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य में जीवन प्रत्याशा को हम शामिल करते हैं। अब बात करें दोस्तों शिक्षा की, तो शिक्षा का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि उस देश के जो उनकी प्रौढ़ता साक्षरता दर है, उनकी जो लिटरेसी रेट है, उनकी जो सकल नामांकन अनुपात है, मतलब क्या हुआ, जो पढ़ लिखने वाले जो लोग हैं वो उस देश में कितने हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो 7 वर्ष से अधिक होने के बावजूद वो स्कूल में जाते हैं पढ़ने, उनका नामांकन अधिक विद्यालय में है। इससे क्या पता चलेगा, अगर किसी देश की साक्षरता दर अच्छी है, उनमें जो नामांकन छात्र हैं विद्यालय में उनकी संख्या ज्यादा है और उसमें पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, कहने का अर्थ ये हुआ कि उस देश में जो साक्षरता दर है वो यह इंगित करती है कि उस देश का जो शिक्षा लेने का एक स्केल है, या उस शिक्षा के प्रति कितना उनका झुकाव है, या वो शिक्षा मिल पाना कितना कठिन है उस देश में या आसान है। हम इससे ये पता लगा सकते हैं शिक्षा से कि उस देश में शिक्षा का लेवल क्या है, क्या वाकई में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही उस देश में शिक्षा लेने में, या वो शिक्षा तक पहुंच पा रहे हैं या ना पहुंच पा रहे हैं, शिक्षा पाना कितना कठिन है और कितना आसान है, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। किससे? शिक्षा से। तो ये भी एक पहलू है किसका, मानव विकास को मापने का। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मानव विकास का मापन करने के लिए किन किन पहलुओं को शामिल किया जाता है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा में जो मैंने बताया वो आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं जो संसाधनों तक पहुंच, इसके जरिए दोस्तों इसका जो अंकित हम करते हैं संसाधनों तक पहुंच, इसको हम क्रय शक्ति के माध्यम से हम इसको अमेरिकी डॉलर में मापते हैं, क्योंकि ज्यादातर दोस्तों आज देखें जो करेंसी है वो हम किसके साथ उसको इक्विवेलेंट एसोसिएट करते हैं, जो अमेरिकी डॉलर है, जो अमेरिका का क्या है करेंसी है डॉलर, तो उसके जरिए हम इसको, हमारी जो क्रय शक्ति कितनी है, हमारी परचेजिंग पावर कितनी है किसी चीज को खरीदने के लिए, हमारे पास पैसा है, जो हमारा जो पैसा है वही हमारी परचेसिंग पावर है, क्योंकि हमारे पास जो पैसा होगा तो हम कोई भी चीज आसानी से खरीद सकते हैं, और इसको अमेरिकन डॉलर से निकाला जाता है दोस्तों। तो ये थे कुछ 3 पॉइंट्स जिसके जरिए मानव विकास का मापन कर सकते हैं। इसके जरिए दोस्तों एक इंडेक्स बनाई जाती है जो 0 से 1 तक के बीच में होती है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जो 0 से 1 तक की एक इंडेक्स निकाली जाती है इसी तीनों चीजों को शामिल करके, जिसको बोलते हैं एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको कौन रेगुलेट करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके जरिए इसको निकाला जाता है। और इसके जरिए दोस्तों जो सबसे पहले कब शुरुआत की गई थी, कब पहली बार जो मानव विकास प्रतिवेदन है कब निकाला गया था, वो पहली बार निकाला गया था 1990 में। जो मैंने बताया था आपको कि डॉक्टर महबूब उल हक के विचार इसमें आधारित थे। जो पहली बार जो एचडीआई बनाई गई थी ना, वो किनके विचारों पर आधारित थी, तो आप डॉक्टर महबूब उल हक हैं, अर्थशास्त्री हैं, पाकिस्तान से हैं, तो उनके आधार पर इस प्रतिवेदन का इसका तैयार की गई थी 1990 में।
इसको क्या बोलते हैं, HDI। कौन निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP कह सकते हैं। तो जैसे हमने जाना दोस्तों कि मानव विकास का मापन का पहलू क्या है, किन 3 पहलुओं को लेते हैं, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच 0 से 1 तक के बीच होती है। एक और चीज भी ध्यान रखना है दोस्तों कि किसी भी देश का जिसका स्कोर जितना 1 से पास आएगा वही देश ज्यादा विकसित, उनका विकास की जो रेटिंग है, जो इंडेक्स है, वो ज्यादा मानी जाएगी। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि 0 से 1 तक के बीच की क्या है कि निकाली जाती है। तो जैसे 1 से जितना नजदीक उसका स्कोर होगा उसका ही विकास HDI ज्यादा होगा। जैसे 0.995 तो 1 से नजदीक है, तो इस देश का जो विकास अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर वो 1 से बहुत कम है, 0.112 बहुत कम है दोस्तों, तो इसी जरिए से जो इंडेक्स है वो 0 से 1 तक के बीच में निकाली जाती है, और इसी के जरिए हम किसी भी देश के मानव विकास का मापन कर सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों कि मानव विकास के मुख्य उपागम कौन से हैं। उसमें हमने पढ़ा था स्तंभ, लेकिन ये है उपागम। ये जानना आवश्यक है कि उपागम क्या है और स्तंभ क्या है। अब देखते हैं दोस्तों कि मानव विकास के कुछ उपागम हैं। जैसे मैंने उसमें स्तंभ बताया था, इसमें उपागम है, मतलब कुछ मानव जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसकी कुछ अप्रोच है। अप्रोच का अर्थ ये हुआ कि हम किस प्रकार से मानव विकास को हासिल कर सकते हैं, या मानव विकास को प्राप्त करने के लिए या उसको इंक्रीज करने के लिए हम किस तरीके से उसमें अपना योगदान, या गवर्नमेंट का योगदान, या उस किस तरीके से हम उसको अंकित कर सकते हैं। इसमें यही बताया गया है कि मानव विकास के कुछ अप्रोच हैं, हम कैसे मानव विकास को और बढ़ा सकते हैं, या मानव विकास के प्रति हम किस तरीके से और इसको आगे करने के लिए क्या क्या हम कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो पहला है दोस्तों आय उपागम। आय उपागम जिसमें आप आय से ही इंगित कर सकते हैं। आय का अर्थ हुआ दोस्तों, इस उपागम, ये क्या सबसे देखा जाए तो सबसे पुराने उपागमों में से है। इसमें यह बताया गया है कि मानव विकास को हम आय के इस जो उपागम है, इस उपागम में हम मानव विकास को आय के साथ हमें संबंधित करने लगते हैं। उसका संबंध क्या है, सीधा सा मानव विकास का आय से है। कहने का अर्थ हुआ कि जिस पर तरीके से अगर आय बढ़ेगी तो विकास ऑटोमेटिकली होना है। तो इस उपागम में, इस अप्रोच में यही बताया गया है कि जो मानव विकास है उसका सीधा सा संबंध है उससे, आय से, प्रति व्यक्ति से आय बोलते हैं ना, तो आय से है। तो आय से संबंध कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस तरीके से अगर आय में वृद्धि होगी तो मानव विकास भी कहीं ना कहीं उसकी में भी वृद्धि होगी। तो इस उपागम में यही बताया गया है कि हम विकास को हम आय से उसमें संबंधित करते हैं, और उससे हम कभी कभी उनका कंपैरिजन करते हैं, किसका, मानव विकास का आय उपागम से। लेकिन बात करें दोस्तों कल्याण उपागम की, ये कल्याण उपागम है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो हमारी सामाजिक गतिविधि है या जो विकासात्मक जो कुछ गतिविधि हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। इसमें यह बताया गया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मानव विकास को मापने के लिए हम किन किन पहलुओं का उपयोग करते हैं, तो उसी प्रकार इसमें यह बताया गया है कि जैसा हमने पढ़ा कि मानव विकास के लिए ये पहलू होना चाहिए, लेकिन इन पहलुओं तक पहुंच कैसे होगी, किस तरीके से इन पहलुओं तक हम पहुंच सकते हैं या ये पहलू हम तक आ सकते हैं। तो इस उपागम में यही बताया गया है कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, संसाधनों तक पहुंच है, हमारी जो सामाजिक सुरक्षा है उसको पाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार का कर्तव्य बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि इन सारे पहलुओं को किसी भी देश के हर लोग को ये मुहैया कराया जाए। तो इस उपागम में यही बताया गया है, और ये कैसे आ सकते हैं ये बताया गया। सीधा सा इसमें जो सरकार का दायित्व है उस पर सीधा सा फोकस किया गया है कि किसी भी देश की सरकार का ये दायित्व होता है कि अपने देश के हर निवासी को जो स्वास्थ्य है, फ्री शिक्षा है, संसाधनों तक पहुंच है, उनके लिए जो सामाजिक सुरक्षा है, सारे जो पहलू हैं उनके लिए सरकार को व्यय करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, और लोगों को ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। ये सब कहते हैं कल्याण उपागम में। समझ में आया क्या है इसमें? लेकिन अब जो है आधारभूत आवश्यकता है। इस उपागम को दोस्तों जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, उसने इसको प्रस्तावित किया। उसने कहा कि जो जीवन है, एक जीवन की जीने के लिए कुछ आधारभूत कुछ नीड्स जरूरत होती हैं, वो उसमें सीधी सी इंगित की गई है। इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को भी जीवन जीने के लिए उन सारी सुविधाओं की जरूरत होती है जिसको हम आधारभूत सुविधा कहते हैं।
समझ गए? उसमें बताया गया है कि हर एक इंसान को वो विकास कब करेगा, विकास उसके पास ये विकास का जो शब्द है वो उससे कब फेमिलियर हो पाएगा। तो उसमें बताया गया है कि उसके पास स्वास्थ्य होना चाहिए अच्छा सा, शिक्षा होनी चाहिए, आवास होना चाहिए, उसके लिए जल की आपूर्ति होना चाहिए, आवास होना चाहिए, भोजन होना चाहिए। मतलब जो 6 मूलभूत आवश्यकता होती हैं किसी भी मनुष्य की वो इसमें बताई गई हैं। किसमें? आधारभूत आवश्यकता उपागम में। ठीक है दोस्तों, कौन सी 6 है आप लिख सकते हैं? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, भोजन है, जलापूर्ति है और उसके रहने के लिए जो निवास है। ये सारी जो 6 मूलभूत आवश्यकता होती हैं उसको किसने बताया गया है? आधारभूत आवश्यकता उपागम में। और ये इसका जो इसे किसने प्रस्तावित किया दोस्तों? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि आधारभूत आवश्यकता उपागम को किसने प्रस्तावित किया, या ILO के द्वारा किसी एक मानव विकास उपागम की चर्चा कीजिए, तो आप आराम से ये कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथे की बात करें कि जो क्षमता उपागम है, इस क्षमता उपागम को ये किसके थ्योरी या किसके आधारित है? वो है डॉक्टर अमर्त्य सेन। जैसे मैं बताया था, क्या है, एक अर्थशास्त्री थी जिन्होंने, जब डॉक्टर महबूब उल हक जी ने मानव विकास का एक कॉन्सेप्ट दिया था, जब इन्होंने कहा था कि मानव विकास के जो कॉन्सेप्ट है उसको पाने के लिए, या मानव विकास का जो भी कुछ महबूब उल हक जी ने बताया कि सामाजिक और जो भी कुछ आर्थिक के अलावा जो सामाजिक पहलू है वो भी होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, ये सब। तो इन्होंने कहा था कि इन सारी चीजों को, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपने संसाधनों पर पहुंच, ये सब कब आती हैं? ये आती है अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद। तो इन्होंने जो, कौन थे वो? अमर्त्य सेन। तो इन्होंने ये क्षमता उपागम का इन्होंने प्रस्तावित किया। इन्होंने कहा कि लोगों के जीवन के लिए, लोगों के जीवन को सुचारू बनाने के लिए संसाधनों तक पहुंच होना बहुत अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है दोस्तों? क्योंकि हर इंसान के बीच जो एक अंतर है वो किससे आता है? पैसे से आता है। पैसे से आप देखते हैं कि एक इंसान और दूसरे इंसान में अंतर, जैसा हम आजकल देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि मानव विकास के इस क्षमता उपागम में इन्होंने बताया कि मानव विकास को, जो मानव विकास हम आज के समय में देखते हैं, उस विकास की जो रीढ़ मानी जाती है, मतलब कहते हैं कि उस विकास को पाने के लिए इन्होंने बताया कि संसाधनों तक पहुंच होना चाहिए। समाज के हर तबके की, हर इंसान की, चाहे वो जाति से अलग हो, भेदभाव, मतलब कोई भेदभाव किए बिना संसाधनों तक पहुंच होना चाहिए। तो ये बताया क्षमता उपागम में। तो दोस्तों मैंने बताया मानव विकास के कुछ उपागम, आय उपागम में आय के साथ इसको एसोसिएटेड करते हैं। कल्याण में मैंने बताया शिक्षा, स्वास्थ्य है, ये सब सरकार का दायित्व है, ये बताया। आधारभूत में 6 मुख्य आवश्यकता जो किसी भी जीवन को निर्वाह के लिए चाहिए, और इसमें मैंने बताया कौन सा? संसाधनों तक पहुंच वाला। दोस्तों अब देखेंगे कि जो मानव विकास है इसकी अंतरराष्ट्रीय तुलना करें तो वो तुलना क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो मानव विकास है इसकी अंतरराष्ट्रीय क्या क्या स्थिति है, इसकी हम अंतरराष्ट्रीय तुलना कैसे कर सकते हैं कि किसी भी देश का विकास कैसे है और उस देश के विकास के पीछे उसका क्या कारण है। क्योंकि हर देश का विकास आज देखोगे तो अलग अलग है। तो आज हम इसमें यही जानेंगे कि किन किन देशों का विकास किस किस अलग है, किसका कितना है और किस तरीके से वो अंतर है हर देश में विकास के मामले में। तो बात करें दोस्तों, तो हम जो मानव विकास निकालते हैं वो हम जरूरी नहीं कि हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, उसका आकार क्या है, उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो अगर मान लें कि हाँ, अगर जिसकी देश जो अर्थव्यवस्था इसकी बड़ी है तो उसका विकास भी ज्यादा होगा, जरूरी नहीं है। किसी देश की स्थिति या उसका आकार बड़ा है तो हम नहीं कह सकते कि वो विकास ज्यादा होगा। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी देश का विकास उसकी आकार और उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी प्रति व्यक्ति आय के बीच में संबंध नहीं होता। मतलब ये नहीं कि किसी देश का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो हम उसका विकास जो एचडी ज्यादा होगा, किसी का आकार ज्यादा है देश का तो उसकी एचडी ज्यादा होगी, नहीं। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि विकास में ना हम सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को, या मतलब कहने का अर्थ सिर्फ आर्थिक स्थिति को हम सिर्फ नहीं उसमें इंगित करते, साथ ही साथ कुछ सामाजिक पहलू या मापदंड होते हैं जो मैंने अभी बताया। उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संसाधनों तक पहुंच क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, वो सभी चीजें उसमें क्या है काउंट की जाती हैं। तो जरूरी नहीं कि आर्थिक स्थिति के आधार पर भी हम उस देश का एचडीआई हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम विकास को सिर्फ हम आर्थिक स्थिति से नहीं देखते, उसकी सामाजिक पहलुओं और जो भी कुछ मापदंड होते हैं, जो भी मैंने बताया था, शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन तो पहुंच, उन सबको शामिल करते हैं। दोस्तों अब जो है जो अंतरराष्ट्रीय तुलना है जैसे, तो इसमें 2018 का यूएनडीपी द्वारा एक प्रतिवेदन तैयार किया गया। उस प्रतिवेदन में बताया, उसमें एक इंडेक्स ये बताया जो जारी की। तो इसमें बताया, जैसे देखा कि उसमें
एक इंडेक्स बनाई, एक टेबल टाइप की बनाई, तो उसमें उन्हें विभिन्न देशों की सूची बनाई और विभिन्न देशों का उसने जो एचडीआई क्रमांक है वो सब इंगित किया और बताया कि किस देश का एचडीआई ज्यादा है और किसका कम है। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो अति उच्च, उन्होंने एक टेबल सी बनाई, जैसा देख पा रहे हैं आप, जो अति उच्च वाले जो देश हैं उनका एचडीआई ज्यादा है, मतलब उनका, जैसे मैंने बताया अभी कि विकास को हम 0 से एचडीआई को और 1 के बीच में निकालते हैं, जिसका एचडीआई जो सूचकांक है वो 1 से नजदीक हुआ स्तर, तो क्या है, वो देश का विकास ज्यादा होगा, ज्यादा स्तर उसका लेवल हो। तो जैसे ही उन्होंने एक टेबल जैसे बनाई, इसमें बताया कि कब 2008 में 18 में बनाई कि जो अति उच्च वाले देश हैं वो 0.8 से ऊपर उनका इंडेक्स होता है और उसमें टोटल देश थे 59 देश। कितने? 59 देश। और उच्च वाले में बताया 0.7 से 0.799, उसमें 53 देश थे। और 0.5 से 50 से और 0.700 इसमें 39 जो मध्य श्रेणी में आता है, और अंतिम में था 0.549 से जो निम्न देश हैं। तो उन्होंने बताया कि अति उच्च वाले देश और उच्च वाले, इनों की संख्या देखिए आप, देखिए ज्यादा है। अब कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि इस भूमंडल पर जो पृथ्वी है उस पर जो देश है हमारे, उस देशों में जो अति उच्च हैं, यदि अति उच्च होने का कारण क्या है ये भी हम लोग को जानना अति आवश्यक है। जो अति उच्च वाले देश हैं उन देशों पे जो ज्यादा खर्चा है उनकी जो आय का, वो जीडीपी वो सबसे ज्यादा करते हैं सामाजिक पहलुओं पर, सामाजिक गतिविधियों पर, ना कि रक्षा पे ज्यादा व्यय करते हैं, क्योंकि उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों के लिए फ्री एजुकेशन हो, उनके लिए पहनने के लिए कपड़े फ्री हो, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि उनके लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो मुहैया कराए गवर्नमेंट कम रेट पे, उनके लिए आवास हो, शिक्षा की अच्छी पहुंच हो, और पीने का पानी अच्छा हो, और जो वहां की सफाई का स्तर है वो भी अधिक हो। मतलब जो उच्च स्तर वाले लोग हैं वो किसी भी विकास के जो हम पहलुओं की बात करते हैं उन सभी को शामिल करके वो खर्च करते हैं जो जीडीपी का। लेकिन जो निम्न स्तर वाले देश हैं ये इन पे ज्यादा शामिल, इनमें पैसा खर्च नहीं करते। ये किस में पैसा खर्च करते हैं? रक्षा सामग्री में, अपनी सेना पे खर्च कर दिया, और कुछ तो बारूद जो भी उल्टे सीधा कुछ खर्चा आता है वो इन पे खर्च करते हैं। लेकिन ये उस चीज को नहीं देखते कि हमारे विकास के लिए, साथ ही हमारे देश के नागरिकों के लिए क्या हित में है। तो ये वाले देश हैं ये सबसे ज्यादा अपना खर्चा करते हैं किस पे? सामाजिक गतिविधियों पे। ऐसे जो उच्च हैं, जैसा आप देखेंगे उच्च हैं, मध्य हैं, लेकिन जो निम्न वाले हैं, ये निम्न वाले देश हैं वो रक्षा सामग्री, इनमें क्या है कि राजनीतिक उपद्रव है, लड़ाइयां हैं, सूखा है, अकाल, ये सारी परिस्थिति क्या है इनमें होती रहती हैं। जो मध्य वाले देश हैं ये देश क्या है, इनका जो विकास हुआ था दोस्तों, इन वाले देशों का जो 39 इनका हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इनका जो विकास है जो श्रेणी में आते हैं ना मध्य वाले हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, आप सब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो जो मध्य स्तर वाले देश हैं उनका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। ये देश क्या है दोस्तों, अब कुछ ऐसी लोगों की कुछ नीतियां हैं, गवर्नमेंट कुछ नीतियां बना रही है कि हम उच्च स्तर पर आ सकें और अपने देश के लिए सामाजिक गतिविधियों पर खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर जो उच्च, अति उच्च हैं और उच्च हैं, इनमें जो राजनीतिक उपद्रव हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये एक शांत प्रिय देश होते हैं। और जो सबसे अति उच्च वाले जो देश हैं जिनका एचडीआई सबसे ज्यादा है वो कहां स्थित है? सबसे ज्यादा वो यूरोप कंट्री, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है ना महाद्वीप, उसमें है। उसमें आप जर्मनी देख लीजिए, आप आइसलैंड देख लीजिए, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, जो सभी देश है वो यूरोप में आते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अति उच्च वाले देश कौन से महाद्वीप में? तो यूरोप में। क्योंकि दोस्तों जो अति उच्च वाले जो देश हैं वो सबसे ज्यादा उनका सेकेंडरी है, उनका जो मुख्य आधार है वो है औद्योगिकरण। क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको, पहले बताया था कि औद्योगिक क्रांति कहां हुई? यूरोप में हुई, मुख्यतः इंग्लैंड, ब्रिटेन में। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले उद्योग लगाए गए। उद्योग लगाने की, जैसा मैंने बताया कि किसी भी देश का, जैसा मैंने उद्योग वाले चैप्टर में आपको बताया था कि विकास कैसे किसी भी देश का एचडीआई ज्यादा होता है, उद्योग किस तरीके से उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि उद्योगों का विकास सीधा सा उनके विकास के साथ जोड़ा जाता है। जहां औद्योगिक इकाइयां ज्यादा होंगी वहां पे विकास सीधा होगा, जीडीपी बढ़ेगी और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। तो जो अति उच्च वाले देश हैं वो ज्यादा, उनका जो सेकेंडरी है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, तो टॉप जैसा बात करें आप, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, जो कुछ टॉप 10 कंट्रीज हैं जो आप देखोगे, आइसलैंड है, ये लग्जमबर्ग है, ये सारे देशों की जो एचडीआई वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, जो निम्न वाले देश हैं दोस्तों, तो मैंने जैसे बताया आपको कि ये जरूरी नहीं कि उसका आकार देश का क्या है, उसकी इकोनॉमी क्या है,
प्रति व्यक्ति आय क्या है, जैसा आप देखोगे ट्रिनिडाद एंड जो टोबैगो देश है, जो जो कैरिबियन द्वीप समूह है ना, जिसको हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, उन्हीं में क्या एक द्वीप है, तो आकार में छोटा है। श्रीलंका है वो छोटा है आकार में, लेकिन फिर भी देश से, हमारे भारत देश से उसकी एचडीआई बहुत ज्यादा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि दोस्तों ये जरूरी नहीं कि अपने देश का फिजिकल जो आपका आकार है वो क्या है, आपकी इकोनॉमी क्या है, आपकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये जरूरी नहीं। उसके लिए जो मापदंड होते हैं विकास को, वो सभी उस फ्रेम में आना चाहिए। ठीक है, जैसे आप भारत की बात करें तो केरल का आकार अगर पंजाब और गुजरात से देखें तो अमूमन छोटा ही है, लेकिन फिर भी उसकी एचडीआई ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मतलब वो हर तरीके से उसका जो रेशियो है अपनी जीडीपी, अपने पैसा जो खर्च करने का, वो हर चीज पे करता है। शिक्षा भी करना है, स्वास्थ्य पे भी करना है, लोगों की हर तरीका जो आवास है उस पर भी करना है। तो कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि मानव विकास के लिए ये जरूरी नहीं एचडीआई निकालने के लिए कि आप सिर्फ इकोनॉमी पे ध्यान दें, प्रति व्यक्ति आय पे। तो मतलब आपको विकास के लिए हर पहलुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो दोस्तों मैंने जो बताया कि अंतरराष्ट्रीय तुलना क्या है, आप पूछा जाता है टॉप 10 कंट्री, तो आप देख सकते हैं नॉर्वे उसमें फर्स्ट में है, सबसे एचडीआई उसका ज्यादा, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब बात करें दोस्तों के जो अति उच्च वाले हैं, ये क्यों है, जो मैंने आपको बताया उसमें उच्च है। अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 2018 की मानव विकास प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार कितने ऐसी कंट्री हैं जो अति उच्च में आते हैं, उच्च में आते हैं, मध्य में, तो ये ऑप्शन वाइज पूछ सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आज हमारा जो मानव विकास है उसके जो 3 टॉपिक बचे थे वो हमने कवर किए। पहला टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया, दूसरा बताया, तीसरा। पहला हमारा टॉपिक था जिसमें मैंने बताया था कि जो मानव विकास है, मानव विकास का हम मापन कैसे कर सकते हैं। दूसरे में मैंने बताया आपको दोस्तों कि मानव विकास के कुछ उपागम कौन कौन से हैं। तीसरे में बताया मानव विकास की हम अंतरराष्ट्रीय तुलना कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में मानव विकास की जो, जैसा मैंने पहलू बताया ना, 3, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, लेकिन आज के समय में कुछ ऐसी रिसर्च हो रही है कि हम और कुछ ऐसे उपागमों को लाएं। जैसे भूटान है, उसने जीएनएच अपनी एक इंडेक्स जारी कर दी, हैप्पी इंडेक्स, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की नई नई कंट्री, कुछ नई नई इनिशिएटिव्स हो रही है, नई नई पहल आ रही है कि हम किस तरीके से जो सामाजिक मानदंड हैं उनके साथ और कुछ ऐसे उपागमों को लाएं, ऐसे पहलुओं को लाएं जो और मानव विकास को और इंगित करें। तो दोस्तों आज हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, मानव विकास, और आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप ये पढ़ने के पहले आप पहला जो पार्ट है, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहां पे उसको विजिट करें, उसके देखने के बाद आप देखिए, तो मेरे को लगता है कि आप अच्छे से समझ में आएगा। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट उसमें। दोस्तों धन्यवाद, और अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, खासकर बोर्ड वालों के लिए। धन्यवाद।